आज फिक्र की शुरुआत एक ऐसी तस्वीर से करते हैं जो बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत मायने रखती है। जब से ये तस्वीर बाहर आई है, पूरी दुनिया में ये वायरल हो गई है। आखिर इस तस्वीर में ऐसा क्या खास है? पहले आइए उसे देखते हैं। ये तस्वीर दुनिया के दो अलग अलग ध्रुवों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात की तस्वीर है। तो देखिए, ये तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मुलाकात कर रहे हैं अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी से, जो अंतरिम राष्ट्रपति हैं सीरिया के। ये मुलाकात हुई है दोनों के बीच, लेकिन इस मुलाकात के क्या मायने, क्यों सवाल उठ रहे हैं? तख्ता पलट के बाद, सीरिया में तख्ता पलट के बाद सीरिया का राष्ट्रपति बना है जुलानी, और मुलाकात हुई है। जुलानी के आतंकी संगठन अल-कायदा से संबंध रहे हैं। इसको लेकर तमाम तरह की जानकारी पहले से सामने है। जुलानी पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था आतंकवादी संगठनों के साथ उसके संबंध होने की वजह से। और अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं, जुलानी से हाथ मिला रहे हैं। जुलानी के हयात तहरीर अल शाम या HTS जो उसका संगठन है, उसने बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंका। उसके बाद से वो अंतरिम राष्ट्रपति बना है। तख्ता पलट के बाद सीरिया में जुलानी ने लाखों लोगों का खून बहाया है। इससे पहले भी, तख्ता पलट से पहले भी उसका संगठन लगातार लोगों का खून बहाता रहा है। ISIS के साथ और अल-कायदा के साथ उसके संबंध रहे हैं। तख्ता पलट के बाद सीरिया की खूंखार जेलों से हजारों आतंकियों को रिहा किया गया था उसके इसी संगठन के द्वारा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जुलानी ने जिस तरह से सत्ता संभाली है तख्ता पलट के बाद सीरिया में, वो राष्ट्रपति तो बन गया है, लेकिन अब अपने आप को दिखाने की कोशिश जुलानी की तरफ से यह है कि वो उदारवादी है। आज जुलानी और ट्रंप की मुलाकात पर हमारे पास फिक्र की तस्वीरों वाली फाइल्स मौजूद हैं, जिनके कूटनीतिक मायने बहुत ज्यादा हैं। आज ट्रंप और जुलानी ने हाथ मिलाया और फिर दोनों नेताओं ने सऊदी प्रिंस के साथ मीटिंग की। ट्रंप, जुलानी और बिन सलमान की मुलाकात रियाद में हुई। तुर्की के राष्ट्रपति तय्यप अर्दोआन मीटिंग में ऑनलाइन जुड़े। इसके बाद ट्रंप ने सीरिया पर लगाए गए सभी बैन हटा लिए। तुर्की और सऊदी अरब की अपील पर ट्रंप ने ये बैन हटाया है, लेकिन इसके साथ ही कुछ बड़े सवाल भी उठ रहे हैं। ट्रंप ने अल-कायदा के आतंकवादी रहे शख्स से हाथ क्यों मिलाया? ट्रंप ने सीरिया पर लगाया गया बैन क्यों हटाया? क्या ट्रंप जुलानी से हाथ मिलाने से पहले अमेरिका की एंटी टेरर नीति भूल गए हैं? ट्रंप और जुलानी की मुलाकात पर इतने सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति अहमद अल शरा उर्फ अबू मोहम्मद अल जुलानी का बैकग्राउंड आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है। इन दो तस्वीरों में उनके पहनावे का फर्क आप साफ देख सकते हैं। पहले जुलानी लंबी दाढ़ी और सिर पर सफेद और काली पगड़ी के साथ नजर आते थे। आतंकियों की तरह टेबल पर बैठकर फरमान जारी करते थे, लेकिन अब वो सूट में नजर आते हैं। बाकायदा टाई और ब्लैक शूज पहनकर ट्रंप से हाथ मिलाते हैं। यानी हुलिया बदलते ही जुलानी की जिंदगी भी पूरी तरह बदल गई है। जुलानी की ऐसी भी तस्वीरें वायरल हुई थी जिस पर लिखा था स्टॉप दिस टेररिस्ट, जिस पर $10 मिलियन का इनाम है, जिसका ऐलान US स्टेट डिपार्टमेंट ने 10 मई 2017 को ही किया था। लेकिन आज न सिर्फ जुलानी की निजी जिंदगी बदल गई है, बल्कि सीरिया भी बदला हुआ नजर आ रहा है। जब से ट्रंप ने सीरिया से सभी तरह के बैन हटाए हैं, वहां लगातार जश्न हो रहा है। हजारों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। राजधानी दमिश्क में लोगों ने रात के समय आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया। हमेद स्क्वायर पर लोग जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। कई लोगों ने खुशी में अपनी कारों के हॉर्न बजाए और नया सीरियाई झंडा लहराया। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने जुलानी से अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर करने और इजराइल को मान्यता देने का भी आग्रह किया। आपको बता दें, अब्राहम समझौता इजराइल और कई अरब देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मोरक्को और सूडान के साथ इजराइल के संबंध बेहतर हो चुके हैं। अब ट्रंप सीरिया से इजराइल के संबंध सुधारने पर जोर दे रहे हैं। बशार था तो सीरिया बड़ा गंदा देश था। उस टाइम पे ये जो व्यक्ति आजकल जो बड़ा हीरो बना फिरता है, सूट वूट पहन के घूमता है, ये तो आतंकी घोषित किया गया था। अब वो नॉन आतंकी हो गया। अमेरिकी हैं बड़े बेवकूफ, सोचते हैं कि वो बहुत बुद्धिमान है। तो देखिए किस तरह से इस आतंकवादी को अब अमेरिका के साथ मुलाकात न सिर्फ की गई है, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस पर
इनाम की बरसात भी कर दी है। तमाम जो बैन थे सीरिया पर उन्हें हटा लिया गया है। वैसे इन दिनों ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। सीरिया से दोस्ती के पीछे आखिर ट्रंप की ऐसी कौन सी मजबूरी है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। सभी जानते हैं कि पिछले इतने वर्षों में गृह युद्ध झेल रहे सीरिया की हालत बहुत खस्ता है। यहाँ बड़े बड़े शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। सिविल वॉर के दौरान सिर्फ लोगों का खून ही नहीं बहा, बल्कि वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरी तरह से ढह चुका है। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि सीरिया को फिर से खड़ा करने में करीब $400 बिलियन यानी 34 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। और अगर सीरिया में कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका को मिल गया तो अमेरिका की चांदी ही चांदी होगी। जिस तरह ट्रंप ने कहा है कि वो गाजा को फिर से बसाएंगे, वो सीरिया को भी फिर से बसाने का फैसला कर सकते हैं, जिसमें उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। लेकिन जो व्यक्ति कभी आतंकी था, आखिर उसने ट्रंप को कैसे मना लिया, ये भी सोचने वाली बात है। एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि जुलानी ने पहले तो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स के साथ सीरिया के कई इलाकों को एकजुट किया और अमेरिका की नजर में बने रहने के लिए हिजबुल्लाह और ईरानी फौज से दूरी बनाए रखी। इसके साथ ही अमेरिका को सीरिया के तेल की पेशकश की गई। दमिश्क में ट्रंप टावर बनाने का ऑफर दिया गया। और ये तो सभी जानते हैं कि जहां ट्रंप को अपना फायदा दिखाई देता है, फिर वो किसी से भी हाथ मिलाने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे कोई आतंकी बैकग्राउंड का ही क्यों ना। अब भारत पाकिस्तान तनाव की बात भी करते हैं। भारत ने जिस दिन से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उस दिन से पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसके जवान, उसके आतंकी, उसके एयरबेस और उसके तमाम सुरक्षा उपकरण सब कुछ नष्ट हो चुका है। और जो बचे हैं उनका भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ अब पाकिस्तान की आर्मी ऑपरेशन हेरोफ 2.0 का कहर झेल रही है। यह ऑपरेशन बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने लॉन्च किया है। ये एक ऐसा तूफान है जो पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर सकता है। इस तबाही का ट्रेलर भी बलोच लिबरेशन आर्मी ने जारी कर दिया है। ऑपरेशन हेरोफ के पहले चरण में बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की आर्मी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाते हुए उसके 100 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा किया, जबकि ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के लॉन्च के 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तानी आर्मी पर 7 कोऑर्डिनेटेड हमले किए गए। इन हमलों में 58 अलग अलग लोकेशन को टारगेट किया गया और उन पर 78 बार अटैक हुआ। दावा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की 2 चौकियों को पूरी तरह तबाह कर दिया। और सबसे बड़ा झटका ये कि ऑपरेशन हेरोफ 2.0 में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के 4 एजेंट भी मारे गए। इनमें मुल्ला शरीफ नाम का ISI एजेंट भी शामिल है, जिसे BLA ने ग्वादर में मार गिराया। पाकिस्तानी आर्मी से भिड़ने के लिए BLA की तैयारी काफी पुख्ता नजर आ रही है। वो आए दिन पाकिस्तानी सेना पर अटैक के वीडियो जारी करता रहता है। ये वीडियो कुछ दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था, जो बलूचिस्तान की बोलन घाटी का है। इसमें BLA ने पाकिस्तानी सैनिकों की गाड़ी को एक जोरदार धमाके से उड़ा दिया था। ये धमाका रिमोट कंट्रोल के जरिए किया गया था और इस हमले में जनरल मुनीर के 12 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद ही BLA ने ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा चरण लॉन्च किया और पाकिस्तानी सेना पर चौतरफा अटैक शुरू कर दिया। इन हमलों का सीधा मतलब है कि जब तक बलूचिस्तान आज़ाद नहीं हो जाता, तब तक बलोच लिबरेशन आर्मी रुकने वाली नहीं है। बलूचिस्तान की नींव में पाकिस्तान का जो पत्थर लगा है, वो अब उखड़ने वाला है। BLA ने अपने ऑपरेशन हेरोफ से उसे उखाड़ने की शुरुआत कर भी दी है। जरा BLA के इस ऑपरेशन की टाइमलाइन पर भी आप एक नजर डालिए। ऑपरेशन हेरोफ 2.0 के तहत सबसे पहला अटैक खुजदार जिले के उरनाच क्रॉस पर किया गया, जहां BLA के फाइटर्स ने 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक हाईवे को अपने कब्जे में रखा। इसके बाद दूसरा अटैक हुआ पंजगुर के नोकाबाद में। वहां BLA ने पाकिस्तानी सेना की एक पोस्ट पर ऑटोमेटिक हथियारों, ग्रेनेड लॉन्चर और रॉकेट लॉन्चर से धावा बोला। यह हमला करीब 25 मिनट चला, जिसमें 2 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि 5 जवान बुरी तरह घायल हो गए। BLA ने तीसरा अटैक कलात के गरप इलाके में पाकिस्तानी आर्मी के बम निरोधक दस्ते को धमाके से उड़ाने का दावा किया। सीबी इलाके में बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना के पोस्ट पर ग्रेनेड से अटैक किया और काची के मथरी इलाके में भी पाकिस्तानी सैनिकों पर बलोच विद्रोहियों ने जबरदस्त गोलीबारी की। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस ऑपरेशन का नाम भी काफी सोच समझ कर रखा है। हमने फिक्र के फैंस के लिए इस नाम को भी डिकोड किया है। दरअसल हेरोफ बलोची भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है काला तूफान।
यानी बलूचिस्तान की आजादी उसी दिन मुमकिन होगी जब पाकिस्तान की सेना इस काले तूफान से तबाह होगी। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की हालत खराब है और दूसरी तरफ उसके सैनिक बलोच विद्रोहियों के हमलों में दम तोड़ रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी किसी भी कीमत पर पाकिस्तानी सेना को बख्शने के मूड में नहीं है। इसलिए दोनों मोर्चों पर पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ एकदम बेबस हैं, क्योंकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के सामने पहले ही उनकी आर्मी सरेंडर कर चुकी है और बलोच विद्रोहियों का काला तूफान उन पर कहर बनकर टूट रहा है। भारत के सामने गिड़गिड़ाकर तो मुनीर की आर्मी ने अपनी जान बचा ली, लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी अपनी जंग को बलूचिस्तान की आज़ादी तक जारी रखना चाहती है। हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के तमाम एयरबेस तबाह करके उसे बड़ा दर्द दिया, तो अब बलोच लिबरेशन आर्मी उसके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताई और अब बीएलए उसकी बची खुची अकड़ को भी खत्म करने का काम कर रही है। अब पाकिस्तान के पास ना तो भारत से भिड़ने की ताकत बची है और ना ही बीएलए का सामना करने की हिम्मत। वो हर मोर्चे पर लहूलुहान हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन हर कोई ये जानता है कि पाकिस्तान को भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस आग में वो झुलस रहा है वो उसकी खुद की लगाई हुई आग है। वैसे फिक्र के कई फैंस को शायद पता ना हो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। वैसे तो ये जर्मनी के बराबर है, लेकिन यहाँ की आबादी काफ़ी कम, यानी लगभग 1.5 करोड़ के करीब है। पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान नोटों की एक ऐसी मशीन है जो अगर बंद हो गई तो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरा पूरा है और यहाँ तेल, सोना, तांबा के साथ साथ कई दूसरे कीमती खदान मिलते हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान करता है। इसीलिए कुछ दिन पहले पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का मुकुट बताया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के सिर से ये मुकुट टूटकर गिरने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई और प्रचंड होने वाली है। अब फिक्र में उस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं जो भारत पाकिस्तान सीज फायर के बाद से ही पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है। पाकिस्तान के किराना हिल्स का रहस्य क्या है? किराना हिल्स के नीचे से न्यूक्लियर रेडिएशन बढ़ने का सच क्या है? भारत पाकिस्तान में हुए सीज फायर के बाद से ही किराना हिल्स बहुत ट्रेंडिंग है। यहाँ को लेकर तमाम अपुष्ट रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कोई ये कहता है कि पाकिस्तान के बाहर से हमला हुआ है, कोई ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर से हमला हुआ है, तो कोई ये शक जताता है कि लापरवाही की वजह से रिसाव हुआ है। इस मामले पर कोई भी सटीक जवाब नहीं दे रहा है और किराना हिल्स पर हर गुजरते दिन के साथ कंफ्यूजन और सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। इस रहस्य के तमाम पहलुओं पर फिक्र की यह खास रिपोर्ट आप भी देखिए। यह है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ने वाला सरगोधा शहर और यह है पाकिस्तान के सरगोधा में आने वाला मुशाफ एयरबेस। इसी एयरबेस से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है किराना हिल्स, विशाल चट्टानों वाली माउंटेन रेंज जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे विश्व में हो रही है। ये बहस जानने से पहले किराना हिल्स के बारे में जानना जरूरी है। दरअसल किराना हिल्स पाकिस्तान के लिए अहम रणनीतिक लोकेशन है। किराना हिल्स पाकिस्तान का एक मजबूत परमाणु ठिकाना है। कहते हैं कि यहाँ की सुरंगों में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। किराना हिल्स में पाकिस्तान की आर्मी ने गोला बारूद छिपाने के लिए जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बना रखी है वो पहाड़ की ढलान पर है और उसको कई लेयर वाली सुरक्षा प्रणाली के साथ डिजाइन किया गया है। लेकिन इसी किराना हिल्स के बारे में बीते 4 दिनों से कहा जा रहा है कि यहाँ की न्यूक्लियर साइट से रेडियो एक्टिव पदार्थ का रिसाव हो रहा है और यह रिसाव पाकिस्तान में बड़े संकट का कारण बन सकता है। 6 मई 2025, 10 मई 2025 इस दावे के पीछे कई सारी अपुष्ट थ्योरी दी जा रही है, जैसे कि ये 2 अलग अलग तारीखों की सैटेलाइट तस्वीरें। इनमें एक 6 मई की है और दूसरी 10 मई की। 6 मई की तस्वीर में किराना हिल्स में गतिविधि सामान्य दिखाई दे रही है, वहीं 10 मई की तस्वीर में एक जगह पर सफेद दाग जैसा नजर आ रहा है।
सोशल मीडिया पर लोग इन दोनों सैटेलाइट इमेज को पोस्ट करके दावा कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियर रिसाव की वजह से हो रहा है। हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर भी पूरी दुनिया में वायरल है। ये तस्वीर 12 मई को पोस्ट की गई है। इसमें भी दावा किया गया है कि यह किराना हिल्स के ढलान की है, बिल्कुल करीब की है, जहां सफेद और नीले धुएं का बड़ा सा गुबार उठता देख सकते हैं। और यह तस्वीर पोस्ट करने वाले का दावा भी यही है कि यह नीला रंग न्यूक्लियर रिसाव की वजह से है। लेकिन हम इस तस्वीर की भी पुष्टि नहीं कर सकते। अब आते हैं उस तस्वीर पर जिसके सामने आने पर ही इस तरह की अफवाहों को सबसे ज्यादा बल मिला। फ्लाइट ट्रैकर्स फ्लाइट रडार 24 की ओर से जारी पाकिस्तान के आसमान में एक विमान की मूवमेंट वाली सैटेलाइट तस्वीर 11 मई को पोस्ट की गई थी। इसमें बताया गया कि अर्जेंट बेसिस पर मिस्र से वाया चीन फ्लाइट संख्या EJY 1916 ने पाकिस्तान के पहाड़ी जिले मरी में लैंड किया। यह लैंडिंग अचानक हुई और दावा किया गया कि इस विमान में बोरॉन लोड था। बोरॉन एक ऐसा तत्व है जिसमें रेडियो एक्टिव विकिरण को सोखने की क्षमता होती है। तो क्या यह विमान बोरॉन लेकर इसलिए पहुंचा था क्योंकि किराना हिल्स में होने वाले रेडिएशन को रोका जा सके? यह भी सवाल है, इसकी भी हम पुष्टि नहीं कर सकते। किराना हिल्स में न्यूक्लियर रिसाव को लेकर चल रही बहस में आग में घी डालने का काम तब हुआ जब इस बीच दावा यह किया गया कि फ्लाइट रडार 24 ने कथित तौर पर पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट B-350 एरियल मेजरिंग सिस्टम की मूवमेंट को देखा है। टेल नंबर N111SZ वाला यह विमान अमेरिकी ऊर्जा विभाग के बेड़े का हिस्सा है, जिसे इमरजेंसी की स्थिति में रेडियो धर्मी रिसाव का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये गामा रे सेंसर और रियल टाइम मैपिंग टूल से लैस है। और यह विमान पाकिस्तान के आसमान में नजर आया तो सवाल उठा कि क्या इसे अमेरिका ने पाकिस्तान में रेडियो एक्टिव तत्वों के रिसाव की जांच के लिए तैनात किया है। इस बारे में सीधे अमेरिकी विदेश विभाग से सवाल हुए। सुनिए वहां से क्या जवाब मिला। यहां पर हम यह भी बता दें कि पाकिस्तान के पास ऐसा एयरक्राफ्ट पहले से मौजूद है जिसे अमेरिका ने उसे कई वर्ष पहले ही दे रखा है। लिहाजा कई दावे किए गए कि यह विमान अमेरिका का नहीं बल्कि पाकिस्तान का था। फिर भी सवाल तो उठता है कि यह विशेष विमान इसी दरमियान किराना हिल्स के करीब क्यों देखा गया। यहां पर मन में यह भी प्रश्न हो सकता है कि आखिर किराना हिल्स में न्यूक्लियर रिसाव अगर हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि ऐसा भारत के हमलों की वजह से हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर से ही किसी ने हमला कर दिया हो। ऐसे दावों पर भारतीय सेनाओं से भी सवाल पूछे गए थे और भारत इन दावों को सिरे से खारिज कर चुका है। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. किराना हिल्स में न्यूक्लियर पदार्थों के रिसाव का रहस्य गहराता जा रहा है और अब तक इस बारे में कहीं से भी कोई सटीक जवाब दुनिया को नहीं मिल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अब आते हैं भारत के स्वदेशी सुदर्शन चक्र पर, जिसने पाकिस्तान से तनाव के बीच पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की चर्चा आपने खूब सुनी है। आयरन डोम को आसमान में हमास के रॉकेट का शिकार करते हुए देखा है। लेकिन भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तसल्ली बख्श मरम्मत की तो दुनिया देखती रह गई। आयरन डोम से ज्यादा भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सुदर्शन चक्र विमर्श का विषय बन चुका है। ये तो तब है जब हमने सिर्फ अपने एयर डिफेंस का ट्रेलर दिखाया। आगे तो हिंदुस्तान की जो तैयारी है उसमें दुश्मन की मिसाइल हो या फाइटर जेट, ड्रोन हो या फिर उड़ता हुआ कोई ऑब्जेक्ट,
वो आएंगे जरूर, लेकिन आसमान में ही आग के गोले बन जाएंगे। आसमान में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह होगा जिसे दुश्मन के लिए भेद पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भारत की तैयारी 1 या 2 नहीं बल्कि 8 लेयर सिक्योरिटी की है। 6 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी रेंज में दुश्मन बचेगा नहीं, उसे हवा में ही ध्वस्त कर दिया जाएगा। भविष्य में इसके लिए भारत की एक स्पेशल योजना है। इसी योजना के तहत अलग अलग रेंज के डिफेंस सिस्टम पर काम चल रहा है। इनमें शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। पहला है शोराड यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस। दूसरा है आकाश एनजी यानी आकाश नेक्स्ट जनरेशन, जिसकी रेंज मौजूदा आकाश से ज्यादा होगी। तीसरा है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। और चौथा है प्रोजेक्ट कश, जिसके तहत LRSAM यानी लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है। इसके अलावा मौजूदा समय में S-400 मल्टीलेयर डिफेंस सिस्टम है, जो आसमान में अकेले 4 लेयर की सिक्योरिटी देता है। ये ऐसा सुरक्षा कवच है जिससे 4 अलग अलग रेंज की मिसाइलें निकलती हैं। उस हिसाब से 4 लेयर की सिक्योरिटी तो यही बना देता है। सबसे पहले आते हैं प्रोजेक्ट कुश पर। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत स्वदेशी तकनीक से विकसित LRSAM सिस्टम बना रहा है। लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन की हर हरकत को भांपने की ताकत रखता है। LRSAM की मदद से 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन को टारगेट किया जाएगा। यानी ये सिस्टम अकेले 3 लेयर की सुरक्षा देगा। इस रेंज में वो स्टेल्थ लड़ाकू विमान यानी रडार को चकमा देने वाले जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और गाइडेड वेपन का न सिर्फ पता लगाएगा बल्कि उन्हें नष्ट भी करेगा। स्वदेशी LRSAM को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जितना ही ताकतवर माना जा रहा है। LRSAM लंबी दूरी के सर्विलांस और फायर कंट्रोल रडार से लैस होगा। इनमें अलग अलग तरह के इंटरसेप्टर लगे होंगे ताकि रेंज में आने वाले दुश्मनों का आसानी से पता चल जाए। DRDO के मुताबिक यह सिस्टम हाई स्पीड टारगेट और लो रडार क्रॉस सिस्टम को भी भेदने में सक्षम है। भविष्य के आसमानी सुरक्षा चक्र में अगला हथियार है VSHORD यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये एक मैनपैड यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी वो हथियार जिसे कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। अलग अलग एजेंसियों की मदद से DRDO ने इसका स्वदेशी स्वरूप तैयार किया है। कम रेंज के टारगेट को इसके जरिए आसानी से उड़ाया जा सकता है। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक इसकी रेंज 6 किलोमीटर तक होगी, यानी इतनी दूरी पर उड़ने वाला कोई भी टारगेट नहीं बचेगा। नजदीकी हवाई खतरों से बचाने में ये मददगार होगा। खासतौर से ड्रोन के झुंड से निपटना आसान होगा। आर्मी, नौसेना और वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने में ये सक्षम है। अन्य मिसाइल सिस्टम के मुकाबले हल्का होने की वजह से ये काफी कारगर है। इसे पहाड़ी इलाकों में भी कम समय में पहुंचाना होता है आसान। मैनपैड जैसे हथियारों की ताकत रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया देख चुकी है। अगला स्वदेशी आसमानी कवच आकाश मिसाइल सिस्टम है। कम दूरी वाले आकाश की ताकत पाकिस्तान और चीन समेत पूरी दुनिया देख चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हवाई टारगेट को आकाश ने जिस तरह ध्वस्त किया, उसे देखकर सब हैरान रह गए। अब इसकी रेंज बढ़ाई जा रही है। इसे आकाश NG नाम दिया गया है। NG यानी नेक्स्ट जनरेशन। जमीन से हवा में मार करने वाले आकाश NG की रेंज बढ़ाकर 70 से 80 किलोमीटर की जा रही है, यानी इतनी ऊंचाई पर वो दुश्मन को मार गिराएगा। अभी इसकी रेंज 25 से 45 किलोमीटर है। इसमें लगी मिसाइलें 60 किलो वजन के हथियार ले जा सकती हैं। ये 3000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की तरफ बढ़ते हुए निशाना बनाता है। दुश्मनों के हथियारों और मिसाइलों को पहचानने वाला स्कैनिंग सिस्टम इसमें लगा है। इसकी मिसाइल से हाई स्पीड टारगेट का बचना भी बहुत मुश्किल है। चौथा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। QRSAM की रेंज 25 से 30 किलोमीटर तक है, यानी इतनी ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन इस हथियार से मारा जाएगा। इसकी खासियत यह है कि चलते फिरते भी ये हवा में मौजूद लक्ष्य को टारगेट कर सकेगा। दुश्मन को ढूंढने और ट्रैक करने में भी ये सक्षम है। ये थोड़े समय के लिए रुक कर भी फायर कर सकती है। इसका एक फायदा ये होगा कि सैन्य काफिले को ये आसानी से हमला कर सकेगी। भारत यही रुकने वाला नहीं है, बल्कि भविष्य की लड़ाई में निर्णायक माने जा रहे ड्रोन के काल की रेंज भी बढ़ा रहा है। उस मोर्चे पर भी एक्सटेंशन हो रहा है, जिसकी एक झलक आज फिर दिखी।
भारत के इस नए अस्त्र का नाम है भार्गवास्त्र। भारत के इस एंटी ड्रोन भार्गवास्त्र की हलचल भर से चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है। भारत के इस हथियार में ऐसी आग है कि ड्रोनों के झुंड को पलक झपकते ही राख बना देगी। आज ओडिशा के गोपालपुर में एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का परीक्षण कामयाब रहा। हार्ड किल मोड में डिजाइन किया गया ये एक नया और कम लागत वाला काउंटर ड्रोन सिस्टम है। भार्गवास्त्र 2.5 किलोमीटर तक की दूरी पर आने वाले ड्रोन का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने की क्षमता से लैस है। इसमें लगे सिस्टम के सभी माइक्रो रॉकेट ने तय टारगेट को निशाना बनाया और मिशन में सफल रहा। एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र के कुल 3 परीक्षण किए गए। पहले 2 परीक्षणों में एक रॉकेट दागा गया, जबकि तीसरे टेस्ट में 2 सेकंड के भीतर 2 रॉकेट एक साथ दागे गए। पाकिस्तान से तनाव के दौरान वहां से ड्रोन के झुंड आ रहे थे, जिन्हें एंटी ड्रोन गन और मिसाइल सिस्टम से मार गिराया गया। भार्गवास्त्र के आने से ये काम और आसान और सस्ता हो जाएगा। भार्गवास्त्र का नाम भगवान परशुराम के दिव्य अस्त्र के नाम पर रखा गया है। भगवान परशुराम का ये दिव्य अस्त्र संहारक माना जाता था। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। कर्ण ने भगवान परशुराम से धनुष चलाने की कला सीखी थी। इसमें कर्ण ने भार्गवास्त्र चलाना भी सीखा था, जिसका उपयोग उन्होंने महाभारत के युद्ध में किया था। और परशुराम के उसी अस्त्र की तर्ज पर आधुनिक भार्गवास्त्र बनाया गया है, जो ड्रोन के झुंड का शिकार करेगा। और फिक्र में अब बात भारत के दुश्मनों की करते हैं। इसका अनुमान लगाने में आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले नंबर पर तो पाकिस्तान है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भारत के खिलाफ एक्शन लिया है। जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये भारत का आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार था। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिर्फ 25 मिनट में 24 मिसाइल दागकर पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा दिया था। भारत ने 100 किलोमीटर पाकिस्तान में घुसकर हमला किया था। जैश और लश्कर के आतंकी अड्डे एक ही झटके में जमींदोज कर दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जब भारत के जांबाज आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर रहे थे, उस वक्त भारत के दुश्मनों ने भारत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। यह हमला बम और बारूद से नहीं किया गया, बल्कि यह था भारत के खिलाफ सबसे बड़ा साइबर वॉरफेयर। देश पर एक संगठित तरीके से देश के दुश्मनों ने यह हमला किया था। अब उन देश के दुश्मनों के बारे में भी जान लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के खिलाफ यह साइबर वॉरफेयर 6 देशों की तरफ से छेड़ा गया। इसमें सबसे ऊपर है पाकिस्तान, इसके बाद दूसरे नंबर पर है तुर्की, तीसरे नंबर पर है चीन। इन 3 देशों की तरफ से भारत पर सीधा साइबर अटैक किया गया। इसके अलावा भारत के प्रॉक्सी दुश्मनों ने भी भारत पर हमला किया। भारत का पहला प्रॉक्सी दुश्मन है बांग्लादेश के हैकर, दूसरे नंबर पर मलेशिया के हैकर और तीसरे नंबर पर चीन के हैकर हैं। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत के रक्षा उपक्रमों, MSME सप्लायर्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, रेलवे, पावर ग्रिड और BSNL जैसी सरकारी टेलीकॉम कंपनियों को निशाना बनाया गया। लेकिन देश के दुश्मनों की साइबर अटैक वाली साजिशें भी नाकाम हो गई। इस साइबर अटैक के बाद देश के दुश्मनों को यह पता चल गया होगा कि आखिर भारत इन हमलों के लिए भी किस तरह तैयार है। भारत पाकिस्तान तनाव में पूरी दुनिया में कुछ ही देश ऐसे थे जो आतंकवादियों के साथ मजबूती के साथ खड़े थे। इनमें सबसे बड़ा नाम तुर्की का है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देकर उसकी मदद की। जिन ड्रोन से पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, उनमें बड़ी संख्या में ड्रोन तुर्की में बने थे। भारत की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने एक सवाल के जवाब में इसकी पुष्टि भी की थी। खुद शहबाज शरीफ ने मदद के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन को भाई कहकर उनका धन्यवाद दिया। भारत की आम जनता को तुर्की का ये आचरण पसंद नहीं आया है, लिहाजा तुर्की को सबक सिखाने के लिए बॉयकॉट तुर्की कैंपेन शुरू हो गया है। इसमें पुनीत कार्य में व्यापारी और आम जनता दोनों बराबर हिस्सा ले रहे हैं और इसका सबसे पहला टारगेट तुर्की का टूरिज्म है, जिसकी कमाई से तुर्की हथियार बनाता है और उन हथियारों को पाकिस्तान को बेचता है। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की भारत के टूरिस्ट का फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया था। तुर्की की कमाई में भारत के पर्यटकों का बड़ा रोल है, लेकिन तुर्की की हरकतों से ऐसा लगता है कि वो टूरिज्म के पैसे को पाकिस्तान के टेररिस्ट पालने में इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए भारतीयों ने तुर्की का बॉयकॉट शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया टूरिस्ट फेडरेशन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में ही सिर्फ 15,000 से ज्यादा पर्यटकों ने तुर्की की यात्रा रद्द कर दी है। ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म इक्सिगो और ईज़ माई ट्रिप ने भी तुर्की के लिए कोई भी बुकिंग ना लेने का फैसला किया है।
पर्यटकों की बुकिंग में 60% कमी आई है, जबकि जिन्होंने पहले टिकट बुक करा लिया था उनके रद्द कराने में 250% की बढ़ोतरी हुई है। 2024 में 3 लाख भारतीय तुर्की गए थे। ये संख्या 2023 से 20.7% ज्यादा है। तुर्की में भारतीय पर्यटकों का औसत खर्च 85,000 रुपए होता है। भारतीय पर्यटकों के बहिष्कार से तुर्की को करीब 32,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिछले वर्ष 1,000 विदेशियों ने तुर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, जिसमें सबसे ज्यादा 50 भारतीय थे। भारतीयों ने तुर्की में विवाह, कॉर्पोरेट सांस्कृतिक गतिविधियां सब रद्द करना शुरू कर दिया है। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन CAIT ने तुर्की के साथ व्यापार का बहिष्कार करने का भी ऐलान किया है। कुल मिलाकर तुर्की के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। ये बात तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन को समझ आए या ना आए, लेकिन तुर्की के टूरिज्म डिपार्टमेंट को समझ आने लगी है। इसीलिए वो आधिकारिक बयान जारी कर भारतीयों से तुर्की आने की अपील कर रहा है और ये कह रहा है कि यहाँ के लोगों को भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं पता है, इसलिए भारत के लोग तुर्की आना जारी रखें। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन का प्यार पाकिस्तान के लिए कम नहीं हो रहा है। अब भी वहां के राष्ट्रपति पाकिस्तान प्रेम में बेचैन हो रहे हैं। सीज फायर के बाद अर्दोआन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मुझे उम्मीद है कि युद्ध विराम से प्रदान किया गया शांति का माहौल सभी समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इंशाअल्लाह तुर्की के रूप में हम अच्छे और बुरे समय में पाकिस्तान के भाई समान लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इसके जवाब में शहबाज ने लिखा, मैं अपने प्रिय भाई राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन द्वारा पाकिस्तान के प्रति समर्थन से बहुत प्रभावित हुआ। उनकी रचनात्मक भूमिका और ठोस प्रयासों के लिए विशेष रूप से उनका आभारी हूं। इस बार भारत भी तुर्की के स्टैंड पर बहुत ध्यान दे रहा है, नोटिस कर रहा है। तुर्की के भूकंप में जी जान से मदद करने वाला भारत ये समझ रहा है कि तुर्की असल में आतंकवादी देश पाकिस्तान को छिप छिप कर मदद करता रहता है और इस बार वो सामने आ गया है। इसीलिए आज ही JNU ने तुर्की की इनोनो यूनिवर्सिटी से अपना एक MOU तोड़ दिया है। JNU ने इसकी जानकारी X पर पोस्ट के माध्यम से दी है। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से तुर्की को लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन भारत के नेता काफी गुस्से में हैं और तुर्की को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं। पूरे देश के व्यापारियों से और लोगों से आग्रह किया है कि अब वो समय आ गया है जब इन दोनों देशों को सबक सिखाया जाए और तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं से का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए। बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। जिस वक्त पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा था, उस वक्त अगर टर्की उसको हथियार सप्लाई करता है तो वो हमारे देश के खिलाफ यूज होते हैं, तो हम क्यों उनसे व्यापार करें? और टर्की ने डायरेक्ट वो पाकिस्तान को हर एक तरह से मदद की है, लेकिन उससे ज्यादा मदद अगर किसने की होगी तो चाइना ने की है। एयरपोर्ट के CEO मिस्टर झा से निवेदन दिया है और उनसे हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि तुर्की की जो कंपनी है 10 दिन के अंदर इसको हद पार नहीं करें तो उग्र आंदोलन एयरपोर्ट में हम 10,000 लोगों के साथ करने वाले हैं। जो हमारे नागरिक जो बहुत ही जागरूक हैं, उनको इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रोष है कि टर्की और अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं और इंडिया के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। तुर्की की समस्या इतने में खत्म नहीं होने वाली है। भारत व्यापार के फ्रंट पर भी उसे काफी सबक दे सकता है। दरअसल भारत और तुर्की के बीच वित्त वर्ष 2023-24 में 10.43 अरब डॉलर का व्यापार हुआ, जिसमें भारत का निर्यात कुल 6.65 अरब डॉलर और तुर्की का निर्यात 3.78 अरब डॉलर रहा। यानी व्यापार का संतुलन भारत के पक्ष में है। भारत तुर्की को खासकर गाड़ियां, केमिकल और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक्सपोर्ट करता है। भारत के सामान सस्ते और टिकाऊ होते हैं। अगर भारत तुर्की को ये सामान भेजने बंद कर दे तो तुर्की की परेशानी बढ़ जाएगी। भारत तुर्की से फ्यूल, मशीनरी, सीमेंट, पत्थर, सेब और ड्राई फ्रूट्स मंगाता है। तुर्की की कई कंपनियां भारत में बहुत एक्टिव हैं।
अगर भारत के लोग तुर्की के सामान का बहिष्कार कर दें तो तुर्की की परेशानी बढ़ जाएगी, उसे दूसरा बाजार ढूंढना पड़ेगा। तुर्की को भारत का निर्यात अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान 5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। यह भारत के कुल निर्यात यानी 437 बिलियन अमेरिकी डॉलर का केवल लगभग 1.5% है। अगर भारत निर्यात में कमी कर दे तो तुर्की को बड़ा घाटा होगा। सरकार तो नहीं, लेकिन भारत के लोग अब अपने स्तर पर यह करने भी लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में हिमाचल के सेब उत्पादक, पुणे के सेब खरीदार और राजस्थान के मार्बल आयातक तुर्की के सामान का बॉयकॉट कर रहे हैं। पाकिस्तान को समर्थन देने के बाद चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर नई हरकत की है। चीन की भी बात कर लेते हैं। उसने नाम बदलने वाला पुराना हथियार चलाया है। ये खबर हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। हमारी शाहबाद मंडी ने तो बिल्कुल बाइकआउट कर दिया है। टर्की के जो भी माल आ रहे हैं, सब एप्पल वगैरह जितने भी हैं, सबने मना कर दिया है, वहाँ से माल कोई भी नहीं आएगा। जो भी अजरबैजान का सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, हम कोई भी देश हो, तुर्की हो या कोई भी होगा, उसके अलावा हम किसी के साथ में व्यापार नहीं करेंगे। हमें इन नेशन के साथ काम नहीं करना चाहिए और इसके लिए हमने एक ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी कि इन कंट्रीज में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। वी वर द फर्स्ट वंस जिसने ट्रैवल एडवाइजरी निकाली थी। हमारे एफर्ट की वजह से बॉयकॉट टर्की, बॉयकॉट अजरबैजान ट्रेंड कर रहा है। हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी। जो लोगों के सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं, उनको ये लगा कि हमको टर्की और अजरबैजान नहीं जाना चाहिए बिल्कुल भी, बिकॉज दैट्स वाई सारी बुकिंग्स कैंसिल होनी शुरू हो रही हैं। 50% बुकिंग्स कैंसिल हो गई हैं। टर्की ने ओपन सपोर्ट पाकिस्तान को किया है, जो हमारे देश के हित में नहीं है। हम उसका पूरा विरोध करते हैं। हम ड्राई फ्रूट की कुछ आइटम टर्की से इंपोर्ट करते थे, जो खसखस है, हेजलनट है, टर्कल है, आलूचा बोलते हैं उसको, कुछ पिस्ता की कुछ क्वालिटीज आती हैं वहाँ से, जो आज के डेट में हम पूरा उसका बहिष्कार करते हैं। जितना भी फल वहाँ से आता है, सेब वगैरह आता है तुर्की का, हम उसका खंडन करेंगे और वहाँ से व्यापार बंद करेंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि चीन की भी बात कर लेते हैं। चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर नई हरकत की है। उसने नाम बदलने वाला अपना पुराना हथियार चलाया है। चीन अरुणाचल वाली पुरानी साजिश पर उतर आया है। उसने कुछ इलाकों के नाम बदल दिए हैं, जिसका विदेश मंत्रालय ने कड़ा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी कर कहा कि हमने देखा है कि चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के नाम रखने के अपने व्यर्थ और बेतुके प्रयासों को जारी रखा है। हम इस तरह के प्रयासों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। नामकरण से वास्तविकता नहीं बदलेगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश को लेकर विवाद खड़ा करते हुए राज्य के 27 स्थानों के नाम बदले हैं। अरुणाचल में इलाकों के नाम बदलना चीन की पुरानी साजिश का हिस्सा है। पहले भी वो ऐसा करता रहा है। मार्च 2024 में उसने 30 जगहों के नाम बदले थे। अप्रैल 2023 में 11 जगहों के नाम बदले गए। 2021 में 15 जगहों के नाम बदले गए थे, जबकि 2017 में चीन ने 6 जगह के नाम बदले थे। इतना करने के बाद भी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। शायद जिनपिंग को इतना भी नहीं मालूम कि सिर्फ उनके नाम बदलने से कुछ नहीं बदलने वाला। नाम बदलने से कोई जमीन किसी का हिस्सा नहीं होती। नाम बदलने से देश नहीं बदलता। खुद का मन बहलाने के लिए जिनपिंग ऐसा कर सकते हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन एक बात वो नोट करें, अरुणाचल प्रदेश हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। दरअसल भारत का फोकस देश के उन 663 गांवों पर है जो बॉर्डर के इलाकों में पड़ते हैं। इन गांवों में इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास चल रहा है, जिसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम नाम दिया गया है। इसमें अरुणाचल प्रदेश का भी बड़ा हिस्सा शामिल है, जिनके विकास से चीन चिढ़ा हुआ है और रह रहकर वो ऐसी हरकतें करता रहता है। यहाँ चीन को ये समझना होगा कि बीजिंग का नाम बलरामपुर रख देने से वो बलरामपुर नहीं हो जाएगा। इसी तरह भारत के किसी भी इलाके के नाम बदलने से वो चीन का हिस्सा नहीं हो जाएगा। विश्व कूटनीति में इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहा जाता है और ओवर कॉन्फिडेंस के नंबर सिर्फ कटते हैं।